गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए ऑर्गेनिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन तक मेरी आपसे बात हुई है। एक बार समझ लीजिए, जैसे आप किसके किसके कैरेक्टर समझ गए हैं। आप प्रॉपर्टी समझ गए हैं अल्कोहल की, आप प्रॉपर्टी समझ गए हैं ईथर की, आप प्रॉपर्टी समझ गए हैं एल्किल हैलाइड की, है ना। ये SN1 करेंगे, SN2 करेंगे, E1 करेंगे, E2 करेंगे, कब कहाँ कैसे करेंगे सारे पढ़ चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टी, इनको क्या करना है। आप प्रॉपर्टी समझ गए हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, यानी एल्केन पर कहीं HNu वगैरह फोटॉन्स वगैरह आ जाए, है ना। एलिल पर C डबल बॉन्ड C इस पर आ जाए, है ना। बेंजील पर आ जाए, इस तरह से यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इन सब की प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, ठीक है। आप एरोमेटिक रिंग की प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ चुके हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी का मतलब ये क्या क्या कर सकती हैं, समझ में आया ना। तो ये सब पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हम लोग एल्कीन और एल्काइन की भी प्रॉपर्टी समझ लें, थोड़ा कार्बोनिल की समझ लें, इन सब को समझ लें तो सारी प्रॉपर्टी जब समझ में आएगी तो कौन क्या कर सकता है, इन सारी तमाम बातों को समझ पाएंगे। कौन क्या करता है, इससे एल्कीन क्या कर सकता है, एल्काइन क्या कर सकता है, कार्बोनिल क्या कर सकता है। तब हमारा चैप्टर ये तैयार हो जाएगा कि एल्कोहल किससे बनाए, तो एल्केन से कैसे बनाए, एल्कीन से कैसे बनाए, एल्काइन से कैसे बनाए, एल्किल हैलाइड से कैसे। जैसे एल्किल हैलाइड एल्कोहल बनाता है, सबको पता है ना। SN1 SN2 करेगा, वाटर डाल दो तो SN1 करेगा, DMSO OH- डाल दो SN2 करेगा। तो कौन किस टाइप का बनाएगा ये सब पढ़ लिया हमने। तो इसको रिवीजन में रखना है, SN1 SN2 एलिमिनेशन E1 E2 E1 CB, इसको रिवीजन में रखना है। अब हम लोग चलते हैं एल्कीन, एल्काइन और कार्बोनिल क्या करता है। तो अगली मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। क्या है? एडिशन रिएक्शन। तो हेडिंग बना लो तुम, एडिशन रिएक्शन अगली मैकेनिज्म है। तो इसमें हम लोग सीख जाएंगे एल्कीन और एल्काइन, कार्बोनिल और नाइट्राइल, ये लोग क्या करते हैं, इसको रिवीजन में रखना, ठीक है। चैप्टर शुरू होगा, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, तो कैसे बनेगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एसिड, कार्बोनिल, इनसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ SN1 SN2 E1 E2 एडिशन क्या लगेगा वो करके, कुछ जिसमें मैकेनिज्म डायरेक्टली नहीं लगता है ना, वो स्पेसिफिक रिएक्शन कही जाती है, वो नेम्ड रिएक्शन होती है, उनके रिएजेंट को याद करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम 80% चीजें यहीं से सॉल्व हो जाती है। तो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन लिखो, कॉमनली परफॉर्म्ड बाय, लिखो कॉमनली परफॉर्म्ड बाय एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल्स, कार्बोनिल समझ रहे ना, C डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड कीटोन, नाइट्राइल्स, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब यही बस है। एडिशन रेट कॉमनली परफॉर्म दिस वन। यह भी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन मैक्सिमम दिखाता है, एल्काइन थोड़ा बहुत। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल का अटैक होगा तो फ्री रेडिकल, लिख लो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीन तरह से हमको इसको पढ़ना है। कार्बोनिल सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है, ये एल्डिहाइड सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक दिखाता है, बाकी एल्कीन, एल्काइन सब ये कॉमनली दिखाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा एल्कीन, एल्काइन दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल दिखाता है। कार्बोनिल ओनली मतलब कार्बोनिल सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाता है। चाहे यहाँ पर आप ट्रिक करके ऐसे टिक बना करके लिख लें, ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सोर्स, है ना, अपनी तैयारी के लिए। तो इन्हीं सबको अलग अलग डिक्टेट करना है, कैसे करता है ये, किसकी प्रेजेंस में करता है, और होने के बाद किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, यही सब समझदारी से हम लोग मेंशन करेंगे और यही सीखना है, ठीक है।
और इतना सीख जाने के बाद एल्कीन एल्काइन कार्बोनिल का कैरेक्टर आ गया तो उस लगभग सबका कैरेक्टर है, कौन क्या करता है ना, तो हम चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक है, और रीअरेंजमेंट करना सीख ही लिया है, जब भी इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट कैसे होती है सीख ही लिया है हम लोगों ने। चलो लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Mostly this mechanism performed by alkenes. Electrophilic addition reaction. Mostly this reaction performed by alkene. तो कहीं कोई एल्कीन है, उसने इलेक्ट्रोफाइल को देखा तो तुरंत रिएक्शन क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये बॉन्ड टूट जाएगी, इसके ऊपर अटैक कर देगी, और बोलो यहां पे अटैक हुआ तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, ये टूट के इस पे चला गया, ये प्लस हो गई ये माइनस हो गई, ये इससे जुड़ गया। समझ में आ रहा है ना। और ये इलेक्ट्रोफाइल जहां से निकली होगी वो निगेटिव होगा, H मान लो H ही है तो H इससे जुड़ जाएगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनता हुआ चला जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट, जैसे HCl होगा तो H प्लस Cl माइनस जनरेट होगा, HOH होगा तो H प्लस OH माइनस जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की समझ हमें होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है। अब आगे चलते हैं, ये हम लोग 11th में थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं। हमें ये फिक्स करना पड़ेगा कि इस डबल बॉन्ड का मूवमेंट किस तरफ होगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा कि ये डबल बॉन्ड यहां आएगा। जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C है और यहां कोई इलेक्ट्रोफाइल हमको दिख गई, ये से H प्लस Cl माइनस है, तो इस एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होगी। बोलो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होगी तो डबल बॉन्ड टूटेगा। अब ये डबल बॉन्ड टूट करके इधर जाए लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तुम्हें तय करना पड़ेगा। इसको कहते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। क्या कहते हैं? मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ एक वैज्ञानिक था जिसने ये बताया, देखो ये CH3 है, ये CH है और ये CH2। मार्कोनी-काफ एक साइंटिस्ट है, उसने ये बताया कि जब ऐसी सीन होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के इधर कुछ और है इधर कुछ और है, अनसिमेट्रिकल सिमिलर मेंबर नहीं है दोनों साइड, तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो हमेशा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाती है। किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो निगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा कम हाइड्रोजन वाली कार्बन पे अटैच होगी। इसका मतलब क्या है कि इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। बोलो, यानी डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा? इस साइड में, तो ये निगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव। ये कहीं ना कहीं देखो कार्ब कैटायन किससे आई है, यानी कार्ब कैटायन कौन बनाएगा? ये, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर मूव करेगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 डिग्री का हुआ ना। अगर इधर मूव करती तो ये प्लस हो जाता, ये 1 डिग्री का होता। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहां पर भी कार्ब कैटायन बनती है। जब कार्ब कैटायन बनेगी तो रीअरेंजमेंट होगा, जब कार्ब कैटायन बनेगी तो रीअरेंजमेंट होगा, तो यहां भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो इसका प्रोडक्ट बताओ, मैकेनिज्म समझ में आ गई? CH3, C पे लगा Cl और ये CH3। बोलो, इसे कहते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। दिस इज कॉल्ड मार्कोनी-काफ रूल। ठीक है, तो ये नोट कर लो और आगे लिखो मार्कोनी-काफ का नियम। नोट कर लो और लिखो मार्कोनी-काफ रूल। Markovnikov rule. According to Markovnikov, in unsymmetrical alkene, negative part always attach with that carbon
negative part always attach with that carbon, negative part always attach with that carbon which having less number of hydrogen, which having less number of hydrogen. Having hydrogen. पैराग्राफ चेंज करके लिख लो. It means carbon having less hydrogen makes positive charge, makes carb cation. Carbon having less hydrogen makes carb cation. Makes carb cation. So always possibility of rearrangement. So always possibility of rearrangement. चलो बताओ प्रोडक्ट बताओ. अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा क्यों? क्योंकि H प्लस है, वो H माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है. अब ये डबल बॉन्ड अभी कैसे टूट जाएगा? डबल बॉन्ड कार्ब के टाइम, अब यहाँ पे देखो इन सब दोनों जगहों पे, इस पर भी देखो तो हाइड्रोजन एक ही है. बोलो 2 1 3 1 4, इस पर भी हाइड्रोजन एक ही है. तो अब डबल बॉन्ड का मूवमेंट कहाँ होगा? इस साइड में होगा कि इस साइड में होगा? हाइड्रोजन तो एक ही है ना. डबल बॉन्ड का मूवमेंट कहाँ होगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा. तो अगर यहां पर करेंगे हम लोग, यहां पर करेंगे हम लोग तो 2 डिग्री का है, यहां पर भी करेंगे तो 2 डिग्री. लेकिन यहां पर करने का एक बेनिफिट क्या है कि ये प्लस आई ग्रुप इसके ज्यादा नजदीक होंगे और इसको ज्यादा स्टेबल करेंगे. तो कहने का मतलब, हालांकि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा यही मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. CH3 OH और CH3, ये इसका प्रोडक्ट है. ठीक है. लेकिन ये कैसे बनेगा? तो मैकेनिज्म समझ लो कि पहले तो यहां कार्ब कैटायन बन जाएगा. फर्स्ट स्टेप CH3 ये कार्ब कैटायन यहाँ पे, ये CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना. ये प्लस ये माइनस, तो H तो सीधा सीधा यहाँ चला आएगा, H सीधा सीधा यहाँ चला आएगा. OH को यहाँ पे आ जाना चाहिए, H प्लस OH माइनस है, तो H तो यहाँ आ गया. OH को यहाँ चला जाना चाहिए, होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ होती है रीअरेंजमेंट. क्या होती है? रीअरेंजमेंट. ये 2 डिग्री के हैं और ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो 3 डिग्री की हो जाएगी. तो ये हाइड्रोजन फ्री होकर के, हाइड्रोजन टूट जाता है और ये फ्री होकर के यहाँ चला जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ. तो इंटरमीडिएट ये CH3, ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, बाकी ये CH3. देख लो, समझ में आ गया? तो इस तरह से अब OH माइनस का यहाँ अटैक हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 OH, दिस एंड दिस इज योर प्रोडक्ट. इट्स अल्कोहल, 3 डिग्री का अल्कोहल. ठीक है ना. अब देखो ये 3 डिग्री का अल्कोहल बना और यहीं पर अगर मैं इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करा दूं, यहीं पे वाटर डलवा दूं, H2SO4 डलवा दूं, तो डिहाइड्रेशन होने लगेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होने लगेगा. तो इन सब चीजों को कन्वर्जन में यहीं पे H2SO4 डाल दो, ये वाटर बन के अलग हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव चार्ज, और फिर डबल बॉन्ड लग जाएगी, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये कन्वर्जन का भी पोर्शन इस पर से तुमको समझ में आएगा. एल्कीन से अल्कोहल बना, अल्कोहल से फिर से एल्कीन बन जाएगा, या अल्कोहल बन गया तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनने की शर्त कैसे बनेगा, वो सारी चीजें सीख करके रखनी है. समझ में आ गया बच्चों? चलो, तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और मार्कोनी काफ लगता है. मार्कोनी काफ कहां नहीं लगता उसे कहते हैं एंटी मार्कोनी काफ या खैरास इफेक्ट. तो अगली हेडिंग है एंटी मार्कोनी काफ और खैरास इफेक्ट. एंटी मार्कोनी काफ और खैरास इफेक्ट. अगर किसी sp2 कार्बन पर, एल्कीन की किसी sp2 कार्बन पर कोई
माइनस आई ग्रुप लगा, एल्कीन की किसी sp2 कार्बन पर अगर माइनस आई ग्रुप लगा हो तो इट डज नॉट फॉलो मार्कोनी काफ, तो मार्कोनी काफ का पालन नहीं करती। अगर एरो पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड पड़ा हो तो मार्कोनी काफ का पालन नहीं करती। ये चीज हमें ध्यान रखना। अगर HBr लग रहा हो तो भी मार्कोनी काफ का पालन नहीं होता। तो तीन कंडीशन में मार्कोनी काफ का पालन नहीं होता। अगर किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात हो रही हो और उस ग्रुप पर माइनस आई ग्रुप, माइनस आई जैसे CHO, NO2, CN ये सब लगा हो, तो जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, जो H+ जुड़ रहा होगा, वो मार्कोनी काफ के हिसाब से नहीं जुड़ता। मार्कोनी काफ के क्या कहते हैं कि जो निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन संख्या कम होती है। तो इसमें हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो लिखो एंटी मार्कोनी काफ या खारस इफेक्ट लिखो। इफ इन एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ इन एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन माइनस आई ग्रुप present at sp2 carbon, minus I group present at sp2 carbon, or हाइड्रोजन peroxide H2O2 is present, सिर्फ यहीं तक लिखना, HBr वाला बाद में बताता हूं, और H2O2 is present, then during electrophilic addition it does not follow Markovnikov rule. It does not follow Markovnikov rule. It does not follow Markovnikov rule. It go through the anti-Markovnikov. It go through anti-Markovnikov. It go through anti-Markovnikov. क्या है ये? It state that negative part of attacking reagent, negative part of attacking reagent always attached with carbon having more hydrogen. Always attached with carbon having more hydrogen. Always attached with carbon having more hydrogen. जैसे अब यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिख रही है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ और लगा हुआ है। इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एक माइनस आई ग्रुप है। तो अब हमें यहाँ पर खारस इफेक्ट देखना पड़ेगा, यहाँ मार्कोनिकाफ नहीं लगेगा, यानी निगेटिव पार्ट जिसे कम कार्बन कम हाइड्रोजन तरफ जाना था सॉरी वो ज्यादा हाइड्रोजन तरफ चली जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। दिस इज योर प्रोडक्ट नाउ। ये CHO के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, HBr अकेली हो, HBr तो HBr रिएजेंट भी है, अटैकिंग प्लस माइनस भी है, और ये वजह भी है खारस इफेक्ट का, तो उसमें ध्यान देना है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr अगर जुड़ती है तो खारस इफेक्ट के हिसाब से जुड़ती है, एंटी मार्कोनिकाफ रूल से जुड़ती है, उसमें माइनस आई हुई होने की कोई शर्त नहीं होती। सिंपल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 दो CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर H2O2 पड़ी हो ऑब्लिक HCl, तो H+Cl-, निगेटिव को जाना हो तो यहां जाएगा। क्लियर हो रहा है? निगेटिव को जाना हो तो यहां जाना, जो यहां पे जाता था अब नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि H2O2 खारस इफेक्ट लगा देगा। सही है?
द सेम हैपनिंग, अगर ये सब ना हो, सीधा सीधा HBr हो, तब अपने आप यही रिएजेंट भी हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर HBr पड़ा हो तो यह रिएजेंट भी है और वो कारण भी है कि ये Br यहां जाए। ठीक है, यहां प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। तो ये तीन चीजों को ध्यान रखना है, -I को, HBr को, H2O2 को। इन सब तीनों चीजों की वजह से मॉलिक्यूल में एंटी मार्कोनिकॉफ या खैरस इफेक्ट का प्रभाव लग जाता है और यही रीजन बनता है एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। एल्कीन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाती है। ठीक है, अच्छा, जुड़ तो इसमें निगेटिव पार्ट भी रहा है, तो यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं है? इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसमें कार्ब कैटायन पहले बनता है, कार्ब कैटायन पहले बनता है, तो अब Cl माइनस जा करके जुड़ तो जाए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना स्लो होता है, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना फास्ट होता है। तो जो मैकेनिज्म पढ़ी जाती है वो इलेक्ट्रोफिलिक की पढ़ी जाती है। इसे नोट पॉइंट करके लिखा जाए। Because in above addition reaction, the addition of electrophile is slow. The addition of electrophile slow. So mechanism studied by electrophilic addition. ठीक है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। अब किसी एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने का ये तरीका हो गया। दिस इज द वे टू फॉर्म एल्किल हैलाइड बाय एन एल्कीन। बोलो, एल्कीन है, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ये टूट जाएगी। कहां टूट जाएगी? दोनों साइड सिमेट्रिकल है, कहीं भी टूट जाए। एक प्लस बन जाएगा, एक माइनस बन जाएगा। HCl में Cl माइनस यहां जुड़ जाएगा, ये कहीं भी टूट सकता था, इधर या इधर। ठीक है, अब बोलो, HCl जोड़ना है, अब कहां टूटेगा ये तय हो गया। अब इधर ही टूटेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट यही प्लस बनेगा, यानी Cl का अब यहीं पर जुड़ाव होगा, ये फिक्स हो गया। यहां तो Cl नीचे भी लग सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले में। ठीक है, इस तरह से एल्किल हैलाइड बन गया। अब एल्किल हैलाइड बन गया, इससे अल्कोहल बनाना है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट HOH डाल दो, SN1 करा दो। ये SN2 नहीं करेगी। SN2 क्यों नहीं करेगी? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और पीछे कोई जगह नहीं है, तो ये से SN1 करा दो। एलिमिनेशन करा दो तो फिर से एल्कीन बन जाएगी। तो इस तरह से कन्वर्जन भी देखते रहेंगे। ठीक है, पिछला लेक्चर जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करते रहना। जो भी लेक्चर ना समझ में आए उसको दोबारा लिंक तुम मांग सकते हो, मैं भेज दूंगा। इसको रिवाइज करते रहना। एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन के केस में नहीं पढ़ी जाती, एल्काइन में थोड़ी सी पढ़ी जाती है। कल एल्काइन की बात करेंगे, फिर कार्बोनिल की बात करेंगे। इतना कैरेक्टर पढ़ के हम लोग चैप्टर में आ जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।